एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बेटे आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 51 के साथ हाजिर है। जी बेटा, इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 50 में हमने एक्सरसाइज 3.7 को कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है आपने बेटा उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और आपको सब क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। जी बेटा, आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसमें हम देखेंगे MCQs पहले, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के MCQs। बेटा यूनिट 3 है, रिव्यू एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs। जी बेटे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। जी बेटे, नंबर 1 है MCQs नंबर 1, इन अ रेशो A:B, इन अ रेशो A:B, A इज कॉल्ड, A को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं कहते। जी बेटे, जिन बच्चों ने स्टार्ट से लेक्चर अटेंड किए हैं, लेक्चर नंबर 33 में जब ये बेटा यूनिट हमने स्टार्ट किया था तो तब मैंने आपको जब रेशो को डिफ़ाइन किया था तो बताया था कि रेशो के जो एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट वाले को हम कहते हैं एंटीसीडेंट एंड सेकंड वाले को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तब भी मैंने आपको बेटा रेफरेंस दिया था कि फर्स्ट 2 MCQs हमारे इसी के बारे में हैं। ठीक है जी। अब A जो है फर्स्ट एलिमेंट है तो इसे हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। तो इस तरह से B वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बेटे होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से MCQs नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQs नंबर 2, इन अ रेशो X:Y, Y इज कॉल्ड। अब Y देखें क्या है? सेकंड एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट को क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। रेशो के सेकंड एलिमेंट को कॉन्सिक्वेंट बेटा बोलते हैं। तो दैट्स वाई इसका C वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन बेटे होगा। ठीक है जी। अब आते हैं MCQs नंबर है 3, इन अ प्रोपोर्शन A:B प्रोपोर्शन C:D, A एंड D आर कॉल्ड। इसे मीन्स कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं या फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं कहते। अंज बेटा आप देखें, हमारे पास A की पोजीशन देखें, A की, और D की पोजीशन देखें, और ये हमारे पास कहाँ पे आ रहे हैं? एक्सट्रीम में बेटा आ रहे हैं। और इसमें B और C को मीन्स बोलते हैं क्योंकि ये दरमियान में आ रहे हैं। A और D दोनों बेटा एंड्स पे आ रहे हैं। तो दैट्स वाई A एंड D आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। तो कौन से वाला ऑप्शन हमारा सही होगा? यस, B वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटे जी बेटे, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर है 4। ये इन अ प्रोपोर्शन A:B प्रोपोर्शन C:D, B एंड C आर कॉल्ड। क्या कहेंगे? मीन्स कहेंगे, B ऑप्शन एक्सट्रीम्स कहेंगे, C ऑप्शन फोर्थ प्रोपोर्शनल कहेंगे या D ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। जी बेटे, इसमें अब देखिए हमारे पास B और C के बारे में पूछा हुआ है। तो जब आप यहाँ पे देखते हैं तो A और D एक्सट्रीम्स हैं और B और C बेटा क्या है? मीन्स में आ रहे हैं। तो दैट्स वाई इसका आंसर होगा मीन्स। तो MCQs नंबर 4 का आंसर होगा मीन्स, ऑप्शन A इसका राइट ऑप्शन होगा। जी बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं, आप देख रहे हैं जी। MCQs नंबर है 5, इन अ कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन A:B इज इक्वल टू B:C। अब उन्होंने आगे AC इज इक्वल टू B² लिखा हुआ है। ये कैसे बना? ये प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला फार्मूला लगाया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम A × C इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन B × B, B² बन गया। ठीक है।
अब B इज कॉल्ड, इसमें B पूछा हुआ है, या B इज सेड टू बी डैश प्रोपोर्शनल। क्या ये थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, मीन होगा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं होगा। जी बेटा अब आप देखते हैं कि B की पोजीशन को बेटा अगर आप देखें तो ये हमारे पास A हमारे पास क्या है 1, और B को अगर आप देखें 2, और C हमारे पास आ गया 3। तो और B पूछा हुआ है और B दोनों किस में लिखे हुए हैं, मीन्स में लिखे हुए हैं। तो दैट्स वाई इज सेड टू बी अ मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल बेटा इसका आंसर ठीक होगा। MCQs नंबर 5 का आंसर है मीन्स, यानी C वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बेटे होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी MCQs है 6। इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन A/B is equal to B/C, C is said to be dash proportional to A and B। जी बेटा अब C के बारे में पूछा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A हमारे पास क्या है 1, और B हमारे पास मीन्स में है, और C किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। तो C is said to be a थर्ड प्रोपोर्शनल टू A and B। तो C की पोजीशन थर्ड बेटा बनती है, तो डेट्स वाई इसका आंसर होगा थर्ड प्रोपोर्शनल, A वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बेटा जी कंसीडर होगा। ठीक है जी। जी अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs हैं वो क्या है जी। नेक्स्ट दिया हुआ है जी फाइंड x इन प्रोपोर्शन 4/x प्रोपोर्शन 5/15। जी बेटा इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, और ये हमारे पास है एक्सट्रीम्स, और ये हमारे पास है मीन्स। तो हमने पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। अब मीन्स में कौन बेटा आ जाएगा, 5 और x है, तो प्रोडक्ट लेंगे तो 5x आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास 4 × 15 आ जाएगा। x की बेटे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 4 × 15 कर लें, या आप इसको एज इट इज़ लिख लें। अब 5 उधर मल्टीपल हो रहा था, इधर ला के डिवाइड कर देंगे, तो ये बेटा 15 के साथ कैंसिल किया तो 3 आ जाएगा। तो 4 × 3 इज इक्वल टू कितना होता है जी 12। तो इसका आंसर बेटा हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो MCQs नंबर 7 का राइट ऑप्शन बनता है D। तो 12 इसका बेटा जी आंसर होगा। ठीक है। अच्छा तो कुछ बच्चों ने बेटा जब हमने चैप्टर नंबर 2 के MCQs किए थे तो ये बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये जो रफ वर्क हम करते हैं ये कंपलसरी होता है। ये बेटे जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो कंपलसरी नहीं है, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे होते हैं, आप अपनी एक्यूरेसी के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट MCQs के आंसर का पता है तो आप लिख सकते हैं ये जो रफ वर्क आप कर रहे होते हैं साइड पे, ये आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे होते हैं कि हमारा आंसर जो है वो राइट जो है वो आंसर है। ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आप थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं होता, अगर आप कर लें तो आपको ज़रा तसल्ली हो जाती है कि ये हाँ ठीक है, यही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है जी बेटा। उसके बाद है हम बात करते हैं MCQs नंबर हमारे पास है 8। जी 8 में है U डायरेक्टली वेरीज एज V², देन। तो अब आप देख सकते हैं नीचे बेटा इक्वेशन बनाई हुई है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि U जब डायरेक्टली वेरीज विद V² होता है, तो जब हम साइन ऑफ वेरिएशन को चेंज करके आप कांस्टेंट लेकर आते हैं K, और इसको इक्वेशन में बेटा चेंज कर लेते हैं तो V² आ जाएगा। तो U इज इक्वल टू KV² इसका बेटा आंसर होगा। तो ये आप देखिए जरा आपके जो ऑप्शन है किसके साथ मैच कर रहा है जी, यस B के साथ। तो B वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन बेटा होगा हमारे पास। ठीक है जी। इसी तरह से आते हैं जी नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 9। इफ़ y² इन्वर्सली वेरीज एज x³ देन। इसकी भी बेटा इक्वेशन बनानी है आपने। तो ये y² जो है वो इन्वर्सली वेरीज विद x³ है, तो ये y² इज इक्वल टू आ जाएगा, जब k से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ वेरिएशन इक्वलिटी में चेंज हो जाएगा, और बेटा k/x³ आ जाएगा। अब आप देखिए कि कौन से वाली ऑप्शन है जो इसके साथ बेटा मैच कर रही है, y² इज इक्वल टू k/x³। जी यस, राइट ऑप्शन कौन सी है, A। यस, A वाला ऑप्शन जो है वो बेटा राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से 9 तक MCQs हमने कर लिए। आई होप आपको बेटा इसकी समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास MCQs कौन से हैं।
जी इफ़ u ओवर v इज इक्वल टू v ओवर w इज इक्वल टू k देन, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा बेटे आ चुका हुआ है और इसमें बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है, ये आपने गौर से बेटा समझ लेना है। ये के मेथड का बेसिकली बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या था, u ओवर v इज इक्वल टू v ओवर w इज इक्वल टू k है, तो इसका मतलब ये हुआ कि u ओवर v इज इक्वल टू k होगा और v ओवर w इज इक्वल टू भी k होगा। अब यहाँ से u की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, v उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, v k बेटा आ जाएगा और यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, w उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो w k आ जाएगा। तो जिस तरह से k मेथड में बेटा हम करते थे, ठीक है। तो अब आपने ये करना है कि ये बेटा v की वैल्यू आपने यहाँ से पुट कर देनी है, यहाँ पे आ जाएगा u इज इक्वल टू और v की जगह आ जाएगा w के और ये वाला k एज इट इज़ रहेगा, तो u इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा w और k इंटू के क्या आ जाएगा, k स्क्वेयर आ जाएगा। तो u इज इक्वल टू w k स्क्वेयर बेटा इसका आंसर होगा, यानी k का स्क्वेयर है, ठीक है जी, और w साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप अपने ऑप्शन को मैच कीजिए, कौन से वाला ऑप्शन बेटा इसके साथ मैच कर रहा है, यस ऑप्शन ए, u इज इक्वल टू w k स्क्वेयर, ये बेटा जी इसका आंसर होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से MCQs नंबर 10 आई होप आपको बेटा समझ आ चुकी होगी, के मेथड की तरह आपने करना है और फिर v की वैल्यू इधर पुट कर देनी है u वाली इक्वेशन में, ठीक है जी। जी अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास MCQs है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x स्क्वेयर एंड y स्क्वेयर इज। आप देखें कि x का स्क्वेयर है, y का स्क्वेयर है, हम लेट करते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल a है। अब आप इसका प्रोपोर्शन बना लें तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर रेशो y स्क्वेयर, प्रोपोर्शन आ जाएगा y स्क्वेयर और ये बेटा आ जाएगा रेशो a आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से बेटा इसका आंसर निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में a मल्टीप्लाई होगा, a x स्क्वेयर इज इक्वल टू यह आ जाएगा y स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर, तो बेटा y की पावर 4 हो जाएगी, x स्क्वेयर उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से y की पावर 4 ओवर x स्क्वेयर, ये बेटा इसका आंसर होगा हमारे पास। आप देखिए कौन से वाला ऑप्शन इसके साथ बेटा मैच कर रहा है, जी ए बी सी डी, कौन से वाला जी, यस सी, y की पावर 4 ओवर x स्क्वेयर, और ये सी वाला ऑप्शन बेटा जी मैच कर रहा है इसके साथ। इस तरह से MCQs नंबर 11 का ऑप्शन जो सी जो है वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है जी बेटे। जी नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है द फोर्थ प्रोपोर्शनल W ऑफ, जी बेटा इसमें x रेशो y प्रोपोर्शन v रेशो w दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला फार्मूला आप लगा देंगे। जी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है। जी बेटा एक्सट्रीम में कौन आ रहा है, w और x आ रहा है, या x w लिख लें, इज इक्वल टू v को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, w की वैल्यू चाहिए, v y x उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर देंगे, तो w की बेटा जो वैल्यू होगी वी वाई ओवर x होगी। जी बेटा आप देखिए मैच कीजिए, कौन से वाला ऑप्शन वी वाई ओवर x है, जी वी वाई ओवर x हमारे पास ऑप्शन कौन से वाला आ रहा है, बी, यस आंसर बी इसका बेटे राइट ऑप्शन होगा। तो MCQs नंबर 12 का जो ऑप्शन है बी वी वाई ओवर x राइट ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बेटा 12 MCQs हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास MCQs जो हैं वो कौन से वाले हैं जी। नेक्स्ट बेटा है जी हमारे पास, इफ़ ए रेशो b इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई देन अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी इज। आप इसको बेटा ये जो a रेशो b इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई दिया हुआ है, इसी ओवर की फॉर्म में लिख लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा a ओवर b इज इक्वल टू x ओवर y आ जाएगा। अब अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी में क्या करते थे जी बेटा, ये b ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इधर चला जाएगा और x बेटा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा बेटा a के ओवर में x आ जाएगा और b के ओवर में y आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा जी बनता है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। जी आप a ओवर x, जी a ओवर x इज इक्वल टू b ओवर y। अब ऑप्शन मैच कीजिए, कौन से वाला ऑप्शन बेटा इसके साथ मैच कर रहा है, यस ए वाला ऑप्शन है जी, a ओवर x इज इक्वल टू b ओवर y, ये ए ऑप्शन इसका
राइट ऑप्शन बेटा जी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है MCQs है 14। तो MCQs 14 में इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू X रेशो Y देन इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी इज। तो आप इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी आपने बतानी है। तो उसके लिए बेटा हम इसको लिख सकते हैं कि आप A ओवर B लिख लें इज इक्वल टू X ओवर Y लिख लें। अब इन्वर्टेंडो में आपको बताया था मैंने इन्वर्ट करना आपने, यानी उलट कर देना है। उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, B ओवर A आ जाएगा और ये बेटा Y ओवर X हो जाएगा। जी अब मैच कीजिए कौन से वाली ऑप्शन बेटा इसके साथ इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो B ओवर A इज इक्वल टू Y ओवर X आता है, कौन सी ऑप्शन मैच करती है? जी गौर कीजिए ज़रा। यस, कौन से वाली? D। यस, D वाली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। B ओवर A इज इक्वल टू Y ओवर X होगा। ये बेटा जी हमारे पास इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है। यस, अब है नेक्स्ट हमारे पास लास्ट MCQs है, MCQs नंबर 15। A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D देन कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी इज। अब देखिए ये MCQs बेटे बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक मैंने ट्रिक भी आपको बताया था, अगर आप वर्ड कॉम्पोनेंडो पे गौर करें तो आपको मैंने बताया था याद रखने के लिए, माइंड में फिट करने के लिए एक तरीका बताया था। कॉम्पोनेंडो मीन कंपाउंड से है समथिंग, तो कंपाउंड मीन जब आप चीज़ों को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, तो कंबाइन करने के लिए, चीज़ों को मिलाने के लिए कौन सा साइन यूज होता है? प्लस का। तो अब आप देखें कि वो ऑप्शन जिसमें प्लस आ रहा है वो कॉम्पोनेंडो होगा। अब देखिए बी ऑप्शन में माइनस आ रहा है, ये कॉम्पोनेंडो नहीं हो सकता। अब AD ओवर BC ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और AD और ओवर BC मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये भी कॉम्पोनेंडो नहीं है। और D ऑप्शन में भी बेटा माइनस है। एक ही ऑप्शन है जिसमें प्लस आ रहे हैं, और वो कौन से वाला ऑप्शन है हमारे पास? A। तो ये तो ट्रिक था इसका कि बाय ट्रिक आप किस तरह से बेटा इसको याद रख सकते हैं। अब दूसरा जो तरीका है कॉम्पोनेंडो का, आपको जो मैंने बताया था वो बेटा यूँ था कि जब हमारे पास A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D होता है तो हम क्या लिखते हैं? A, और आपने क्या करना है कि A को नीचे प्लस कर देना है, तो A प्लस B आ जाएगा इज इक्वल टू बेटा C है। अब C को नीचे प्लस कर देंगे तो इस तरह से A ओवर A प्लस B आ जाएगा इज इक्वल टू C ओवर C प्लस D आ जाएगा। तो ये नहीं, डिनोमिनेटर को ऊपर भी प्लस कर सकते हैं या न्यूमरेटर को नीचे प्लस कर सकते हैं। ये दो पॉइंट थे बेटा इसके कॉम्पोनेंडो के। ठीक है, तो ये पॉइंट जिसमें हम नीचे प्लस करते हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो A ओवर A प्लस B इज इक्वल टू C ओवर C प्लस D, ये बनता है कॉम्पोनेंडो। तो कौन से वाला ऑप्शन पे राइट ऑप्शन बेटा डिसाइड करें? यस, A वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर होगा। तो इस तरह से थोड़ा सॉल्व करके भी मेरे बेटा मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आपकी बुक में जो MCQs दिए हुए बेटा 15 MCQs ये कंप्लीट होते हैं, और कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह में दिए हुए हैं। फर्दर उनसे MCQs कैसे डेवलप हो सकते हैं वो बेटा हमने यूनिक मैथमेटिक्स नोट्स में बना के दिए हुए हैं। जो पॉसिबिलिटी है MCQs की फॉर्म में कैसे पूछा जा सकता है वो आपने ज़रूर बेटा कंसल्ट करना है, उसको देख लेना है, एक दफ़ा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है जी बेटा। जी बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन हमारे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, डिफाइन रेशो एंड गिव वन एग्जाम्पल। ये रेशो को डिफाइन हम कर चुके हुए हैं, वन एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। दोबारा बहरहाल बेटा इसको देखते हैं। डिफाइन प्रपोर्शन है सेकंड इसका पार्ट, थर्ड पार्ट डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन, और फोर्थ पार्ट है डिफाइन इनवर्स वेरिएशन, एंड फिफ्थ पार्ट है स्टेट थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ये आपके सामने बेटा हमने जो स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन है वो रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सोल्यूशन टाइप हैं वो भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इनको फोकस कर रहे हैं। जी आइए देखते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनता है? डिफाइन रेशो एंड गिव वन एग्जाम्पल। जी बेटा रेशो आपको बताया था रिलेशनशिप होता है टू क्वांटिटीज़ का, और ये क्वांटिटीज़ में को एक ख़ास बात जो बेटा आपको बताई थी वो ये है कि सेम काइंड की होनी चाहिए और सेम यूनिट होनी चाहिए, और मज़ीद ये कि जो सेकंड क्वांटिटी है यानी कॉन्सिक्वेंट जिसे हम कहते हैं वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे लिखना है, ये आपके सामने बेटा लिखा हुआ है, इसकी एग्जाम्पल भी है। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मेजर्ड इन सेम यूनिट।
यानी सेम काइंड आपने बताना है, ये कंपलसरी है, कीवर्ड है बेटा इसका। मेजर्ड इन सेम यूनिट, यूनिट सेम होने चाहिए। और ये मैंने आपको बेटे बताया था अगर यूनिट डिफरेंट भी हो, जैसे 1 सेंटीमीटर है और दूसरा मीटर में है, तो पहले हम इनको सेम बना लेते हैं, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन होती है, ठीक है। तो बहरहाल जब आपने रेशियो लेकर इसको सिंप्लीफाई करना होता है तो यूनिट सेम होने चाहिए, क्वांटिटी भी सेम हो और फिर उनके यूनिट भी सेम हो, इज कॉल्ड रेशो। यहाँ तक रेशो की बेटा डेफिनेशन है, लेकिन ज़ाहिर है जब आपको पेपर में बेटा आता है तो इतना ही लिखने के 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 2 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा मज़ीद बताना होगा, और उसमें हम इसमें ले लेते हैं 2 क्वांटिटीज़, जैसे ए और बी ले सकते हैं, एक्स और वाई ले सकते हैं, ठीक है जी। इफ़ ए एंड बी आर 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड बी इज नॉट 0, क्योंकि सेकंड क्वांटिटी है, सेकंड क्वांटिटी मैंने आपको बताया जिसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, वो 0 नहीं होनी चाहिए। देन रेशियो ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज ए रेशो बी, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। आप इन फ्रैक्शन फॉर्म में ए ओवर बी लिख देंगे, और साथ आप लिख देंगे बी इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ये वाली बुक में नहीं लिखा हुआ बी इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये बेटा आपने फ्रैक्शन की फॉर्म के साथ आगे ब्रैकेट में ऐड कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद है इसकी एग्जाम्पल बुक में लिखी हुई है, अब वहाँ से आप बेटा ले सकते हैं। इफ़ अ हॉकी टीम विन्स 4 गेम्स एंड लूजेस 5, देन रेशियो ऑफ द गेम्स 1 to गेम्स लॉस्ट इज 4:5। ज़ाहिर है जो विन किए हैं बेटा वो 4 हैं, जो लूज़ किए वो 5 है, तो 4:5 आ जाएगा। और इन फ्रैक्शन में जब आप लिखेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ये अगर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिफाइन रेशो एंड गिव 1 एग्जांपल, तो ये बेटा आप इसका लिख देंगे। ये आपकी बुक में लिखी हुई है डेफिनेशन, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये आपके सामने इसलिए बेटा ये शो की है ताकि आप साथ साथ रीड कर लें। बुक अपने पास रखिए, अगर नहीं खोली अभी तक आपने तो बुक खोल लें, टेक्स्ट बुक या नोट्स बेटा आप खोल लें, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन बेटा आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज। इक्विवेलेंस ऑफ 2 रेशोज को बेटा हम बोलते हैं, जब 2 रेशो इक्वल हो जाती हैं तो हम कहते हैं प्रोपोर्शन बन गया। सिंपल ये है कि आप समझने के लिए कि जब 2 रेशो इक्वल होती हैं तो बेटे प्रोपोर्शन बन जाता है, ठीक है जी। तो प्रोपोर्शन जब बनता है हमारे पास, जी अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस ऑफ 2 रेशोज। इक्विवेलेंस ऑफ 2 रेशोज, ठीक है जी। इफ 2 रेशोज हैं, एक ए रेशो बी है एंड सी रेशो डी है, आर इक्वल, ये इक्वल है, देन वी कैन राइट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी लिखेंगे। आर इसे प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ए रेशो बी और ये हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाएगा और सी रेशो डी आ जाएगा। ये प्रोपोर्शन वाली बेटा फॉर्म होती, ठीक है, ये आपने लिखना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आपको बेटा पता है कि ये ए जो हमारे पास है और ये जो डी है ये एंड्स पे आते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम्स। और बी और सी दोनों दरमियान में आते हैं, मिड में आते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मीन्स। तो दैट्स वाई लिखा है हियर ए एंड डी आर एक्सट्रीम्स वेयर एज बी एंड सी आर मीन्स। और जो एमसीक्यूज में हमने पढ़ा वो यही कंसेप्ट था। अगर आप डेफिनेशन को, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को याद कर लेते हैं, इन वर्डिंग को समझ लेते हैं, तो बेटा आपके लिए एमसीक्यूज ईजी हो जाएंगे। अब इन अ प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, यानी ए डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। अगर प्रोपोर्शन की बेटे डेफिनेशन आपको आती है बोर्ड के पेपर में तो आपने बेटा यहाँ तक आपने लिखना है, ये नोट फरमा लें, आपकी बुक में बेटा लिखा हुआ भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसको ज़रा शॉर्ट करके मैंने आपके सामने लिख दिया है। इतना आप लिखेंगे तो 2 मार्क्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे जी बेटे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन के जब बेटा हमने पढ़ा था तो आपको बेटा बताया था ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है। अगर 2 क्वांटिटीज़ आपस में इस तरह से रिलेट कर रही हों कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करती हो, और तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है तो एज ए रिजल्ट दूसरी भी डिक्रीज़ होती है, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी कि चेंज होने की डायरेक्शन दोनों की सेम है। अगर एक इंक्रीज होती है दूसरी भी इंक्रीज होती है, अगर एक डिक्रीज होती है तो अदर डिक्रीज होती है। तो इस तरह से सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं, यानी दोनों या तो इंक्रीज होंगे या फिर दोनों डिक्रीज होंगे।
तो इसके डायरेक्ट वेरिएशन बेटा हम कहते हैं। अब आइए इसकी डेफिनेशन आपके सामने है बेटा। इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन वन क्वांटिटी काजेज इंक्रीज और डिक्रीज। आप देखिए कि जो इंक्रीज लिखा है तो पहले इंक्रीज ही आप लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में डिक्रीज लिखा है तो आगे ब्रैकेट में डिक्रीज लिखा हुआ है। इन द अदर क्वांटिटी देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। If a quantity y varies directly with regard to a quantity x, then we can say that y is directly proportional to x. ये डायरेक्ट वेरिएशन को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के नाम से भी बेटा जानते हैं, फिजिक्स में ये कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो इसको कैसे राइट करेंगे? एंड इज रिटन एज, तो y डायरेक्टली वेरीज विद x होगा, ये हमारे पास है डायरेक्टली वेरीज। अब पूरा चैप्टर बेटा आपने पढ़ा, उसमें बार बार हम डायरेक्टली को लिखते रहे हैं। उसके बाद जब आप साइना वेरिएशन को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट के से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू हमारे पास बेटा आ जाएगा के एक्स आ जाता है, ठीक है। अब k की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें, x इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर के आ जाएगा डिवाइड, तो y ओवर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू k। अब जो k की वैल्यू है वो नॉन जीरो होती है, जीरो नहीं बेटा होगी। किसी भी क्वेश्चन में आपने बेटा देखेंगे कि किसी में भी k की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी। तो ये आपने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी किए हैं, चैप्टर भी बेटा पढ़ा है, किसी भी क्वेश्चन में k की वैल्यू जीरो नहीं आई थी, नॉन जीरो बेटा वैल्यू होगी, ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये था हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन। अब आइए अब देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन की कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में बेटा लिखी हुई हैं। ये बोर्ड के पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कुछ एक या दो एग्जांपल, एटलीस्ट 2 एग्जांपल आपको बेटा आती होनी चाहिए, तो 2 से ज़्यादा आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन कौन सी है? फास्टर द स्पीड ऑफ कार लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर्स। तो जब आप किसी कार की स्पीड को बेटा इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो भी बढ़ जाता है। स्पीड के बढ़ने से डिस्टेंस कवर बढ़ जाता है, स्पीड के इंक्रीज होने से डिस्टेंस कवर्ड इंक्रीज होता है। तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि स्पीड और डिस्टेंस कवर्ड जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है बेटा। उसके बाद स्मॉलर द रेडियस ऑफ सर्कल, स्मॉलर द सर्कमफ्रेंस इज, तो सर्कल का जो बेटा जो रेडियस है वो अगर स्मॉलर होगा तो सर्कमफ्रेंस भी स्मॉलर होगा। अब इसका फार्मूला आपको पता है, c इज इक्वल टू 2πr होता है, ठीक है। यानी 2π कांस्टेंट है यहाँ पे, ये सर्कमफ्रेंस का फार्मूला मैंने लिखा है आपके सामने। 2π यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होती है, अगर कांस्टेंट को हटाएंगे तो c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सर्कमफ्रेंस जो है वो रेडियस के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में होता है। अगर रेडियस को कम करेंगे तो सर्कमफ्रेंस कम होगा, रेडियस को ज़्यादा करेंगे तो सर्कमफ्रेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स एंड देयर वर्क डन, अगर नंबर ऑफ वर्कर को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो यकीनन उनका वर्क डन जो है वो भी बढ़ जाएगा, जो उन्होंने काम किया होगा वो भी ज़्यादा होगा। इस तरह से डायरेक्ट वेरिएशन बनता है। नंबर ऑफ बुक्स एंड देयर नेट कॉस्ट, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं बुक्स लेने के लिए, तो ज़ाहिर है जब आप एक बुक परचेज़ करते हैं से वो 50 की है, 50 रुपीज़ की, 2 परचेज़ करेंगे तो 100 की होगी, 3 परचेज़ करेंगे तो 150 हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ बुक्स बढ़ते जाएंगे तो उनकी जो नेट कॉस्ट होगी वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये भी आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ एग्जांपल आपकी बुक में 2 लिखी हुई थी, 2 मैंने कुछ और आपके लिए लिखी हैं। तो बहरहाल ये एटलीस्ट 2 आपको बेटा आती होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 था डिफाइन इन्वर्स वेरिएशन। तो इन्वर्स वेरिएशन में बेटा मैंने आपको बताया था ये 2 क्वांटिटीज़ का ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो एज ए रिजल्ट दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। अगर पहले वाली क्वांटिटी डिक्रीज हो तो दूसरे वाली फिर बेटा इंक्रीज हो जाती है, यानी उनके चेंज होने की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है। एक इंक्रीजिंग है अदर डिक्रीजिंग है, अगर जो है वो एक फर्स्ट वाली जो डिक्रीजिंग है अदर इंक्रीजिंग हो जाएगी। तो इसे कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना आपने, इफ 2 क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा मीन इसका उलट, देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन। If a quantity y varies inversely with regard to a quantity x,
then we can see that y is inversely proportional to x and is written as जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बेटा हमने क्वेश्चन किए तो किस तरह से आप इसको लिखते थे 1 ओवर करके इन्वर्सली को लिखते थे और अगर आप इक्वेशन बनाते हैं तो y इज इक्वल टू k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन बेटा बन जाती है। अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने तो x इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाके y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई इज इक्वल टू बेटा k आ जाएगा। तो और k वही है कि नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बेटे जीरो नहीं होता। ठीक है जी बेटा, तो इस तरह से अगर इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशन आपको आती है तो यहाँ तक आप लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आज जो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसकी कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इन्वर्स वेरिएशन की एग्जाम्पल कौन कौन सी हो सकती हैं। बुक में नहीं लिखी हुई हैं इसलिए मैंने खुद से बेटा लिखी हैं आपके लिए, और ये भी आपको कम से कम 2 आती होनी चाहिए। ठीक है जी, फर्स्ट है फास्टर द स्पीड ऑफ कार लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस। अब जब आप कार की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है बेटा किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए वो हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर स्पीड को आप कम कर देंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इन्वर्स वेरिएशन बन जाता है। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ टास्क। किसी भी टास्क को, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए अब आप नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ा देते हैं तो उसे बेटा कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ डेज हमेशा कम लगते हैं। ठीक है जी, तो ये भी इन्वर्स वेरिएशन है। इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट कांस्टेंट वोल्टेज। तो ये फिजिक्स में बेटा आप ये पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, तो अभी अगर आपने पढ़ लिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो अनकरीब पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये हमारे पास बेटा जी इन्वर्स वेरिएशन में होता है। इलेक्ट्रिक करंट मीन चार्जेस का फ्लो होता है और रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की या वायर की प्रॉपर्टी होती है। जब उसमें चार्जेस फ्लो करता है तो वो चार्जेस जो है के फ्लो करने में रेजिस्टेंस जो है वो पैदा करता है, और उसकी जो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो चार्जेस का फ्लो बेटे कम हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कह देंगे करंट कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस किसी वायर की कम है और यानी रेजिस्टेंस कम है तो चार्जेस का फ्लो फिर ज़्यादा होगा। जब चार्जेस का फ्लो ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे करंट ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट और जो है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर जो है वो इन्वर्स वेरिएशन की एग्जांपल बेटा बनती है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारे पास है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 5। स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो है। ठीक है जी, तो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो में आपको बेटा मैंने बाकायदा एक लेक्चर के अंदर ये 5 थ्योरम आपको बताए थे, उनमें से यहाँ पर आपको एक बेटा जी पूछा गया हुआ है। ठीक है जी, तो इसमें आपने बताना इफ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D देन बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो ये आपको बेटे बताया था, आपने इसको ओवर की फॉर्म में लिख लेना है। A ओवर B इज इक्वल टू आप C ओवर D लिख लेंगे, यानी इसको। ठीक है जी, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके 2 पॉइंट होते हैं। वो 2 पॉइंट आपको कैसे है बेटा आपने याद रखने हैं। आपने इसको लिखना है A ओवर A लिख लेना है, B को ऊपर प्लस कर देना है बेटा आपने, और नीचे से माइनस कर देना है। इसी तरह से आप इसको C ओवर C लिख लेंगे, D को ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे से माइनस कर देंगे। अब देखेंगे बेटा हमने एक्सरसाइज 3.4 के अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टीज बार बार हर क्वेश्चन में अप्लाई की है। ठीक है, तो अब तो मेरा ख्याल है कि इसमें आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसी को A ओवर A लिखते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करते हैं, नीचे माइनस करते हैं, C ओवर C लिख लें, D को ऊपर प्लस कर दें, नीचे माइनस कर दें। अब आप रेशो की फॉर्म बना लें तो ये A प्लस B आ जाएगा, रेशो A माइनस B आ जाएगा, इज इक्वल टू C प्लस D आ जाएगा, रेशो C माइनस D आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ये बेटा एग्जैक्टली यही आपके सामने आ जाता है। ठीक है जी बेटा जी, तो जो दूसरे वाला पॉइंट है, आप देखें कि यहाँ तक जब आपने लिख लिया, दूसरे वाला पॉइंट कैसे बनेगा? दूसरे वाला पॉइंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जब आप देखते हैं कि A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D है, आप इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें कि जब आप डिनोमिनेटर के ऊपर प्लस नीचे माइनस दोनों साइड पे कर लेते हैं तो ये पहले भी प्रोपोर्शन था, तो ये ऊपर प्लस नीचे माइनस करने के बाद भी ये प्रोपोर्शन ही है।
तो अब ये भी मतलब प्रोपोर्शन है, ये भी प्रोपोर्शन है। अब अगर ये प्रोपोर्शन है तो इसके ऊपर आप इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी लगा दें। इन्वर्ट एंडो में क्या करते हैं, इन्वर्ट यानी उल्टा। अब इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो a माइनस बी ऊपर चला जाएगा और a प्लस बी क्या आ जाएगा नीचे। इसका c माइनस डी ऊपर चला जाएगा और c प्लस डी क्या आ जाएगा नीचे। तो आप इसके ऊपर ही आपने क्या करना है, इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी लगा देनी है। इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये हमारे पास बेटा बन जाएगा फिर a माइनस बी रेशो, a प्लस बी आ जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा प्लस बाद में आ जाएगा, c माइनस डी रेशो और ये बेटा c प्लस डी आ जाएगा। आप देखेंगे एग्जैक्टली ये वो 0.2 बेटा बन गया है जो यहाँ पर 0.2 आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। जी बेटा उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। जी बेटे आपने रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा हम शॉर्ट क्वेश्चन बेटा उसके जो पार्ट्स कर रहे थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा डेफिनेशंस हैं, बोर्ड के पेपर में बार बार आ चुकी हुई हैं। ये आपने अच्छे तरीके से बेटा लर्न करना है। और सम टाइम बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हम कितना लिखें 2 मार्क्स के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन में कितना लिखना होता है। बेटा ये बात ज़हन में रखें, कभी भी सिंगल सेंटेंस में आपने आंसर नहीं देना, ठीक है। डेफिनेशन अगर सिंगल सेंटेंस में है तो आप उसके साथ कोई एग्जांपल अटैच कर देंगे, उसका कोई सिंबॉलिक फॉर्म है तो वो लिख देंगे, ठीक है। कोई एग्जांपल है तो वो लिख देंगे, कोई फार्मूला है तो वो लिख देंगे, साथ आपने बेटा अटैच ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि 2 मार्क्स आपको दिए जा सकें। तो आपके सामने बेटा जो डिस्कस किया ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखा भी दिया है, आप इसको रीड भी करवा दिया है, आप इसको बेटा नोट कर सकते हैं। ये कह लें कि एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो बोर्ड के पेपर में कितना को आंसर आपने देना है, ये बेटा आपके सामने मैंने लिख कर आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आपको बेटा इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और मेरे बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, तो फिर मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।